हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, चकाचक। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं आपके पास। उस चैप्टर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो टेक आउट योर पेन्स एंड कॉपी और मेरे साथ आप लोग पेज बनाने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिक 3 चीजें पढ़ेंगे। ये चैप्टर या ये कह लो 3 भागों में बच्चों डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को लेकर, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल को लेकर। ये तीनों पे जैसे ही डिटेल बातें खत्म हो जाएंगी, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फोर्थ भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम इसको फोर्थ कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो डे टू डे यूज आप कर रहे हैं, जैसे वॉचेस में, टॉयज में, अपने कैमराज में, मोबाइल फोन्स में, वो कैटेगराइज्ड है एक टॉपिक जिसका नाम है बैटरीज। और फिर लास्ट कंक्लूजन हम लोग करते हैं करोजन से। तो कहने को तो ये 3 टॉपिक मेन है, लेकिन इन दोनों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये दोनों हिस्से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हेडिंग डालते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो नाउ मूविंग ऑन टू दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रीडॉक्स रिएक्शंस। तो बच्चों क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक चीज घुस घुस के पढ़ेंगे, एक एक चीज को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और खा लेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स का मतलब वो होता है वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously. Let's take some example like अगर आप कोई जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, तो क्या होगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आप जानते हैं जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल इजीली डिस्प्लेस्ड। और ये चीज हम कहां से देख पा रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज से देख पा रहे हैं। पढ़ते होगे ना क्लास 9 10th में रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, इजीली डिस्प्लेस कर देगा, तो आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अच्छा बच्चों, क्लास 11th की मैं बात करूं, किसकी? क्लास 11th की, जिसमें आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना? करी? अच्छा चलो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जिंक के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0। अरे यार, जब कोई सिंपल एटम हो, या आप ये कह लें जब वो फ्री स्टेट में हो, तो वो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे जिंक का 0 होगा, यहां पे कॉपर का 0 होगा, क्योंकि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद विच इट इज अटैच्ड टू द अनदर एटम और अनदर मॉलिक्यूल। अब जैसे यहां पे कॉपर सल्फेट में कॉपर का +2 है, क्योंकि सल्फेट का -2 है, यहां पे जिंक का क्या है? +2 है। तो बच्चों मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जिंक यहां पे 0 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? यहां से यहां देखें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस गेन इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट।
और यहां पे कॉपर +2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ एंथैल्पी का भी यूज होगा, या तो एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन या एंडोथर्मिक होगी। तो हमने जब बीकर छू के देखा तो हमने ऐसे किया, आई, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कोई हीट जनरेट हो रही है। तो ये क्या हो गया कि हम कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। हम क्या कर रहे थे? एक रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे जिसमें कि केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व्ड थी। केमिकल्स का ही तो लोचा हो रहा था। उसके दौरान चलते जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, हमने देखा ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? हीट एनर्जी में। क्योंकि ये रिएक्शन क्या निकली? एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकली भैया। अब ये चीज तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी कर पाओगे, तभी देख पाओगे, तभी इस चीज को महसूस कर पाओगे। तो यार हमारे जिंदगी में साइंटिस्टों की तो कमी कोई है नहीं, है क्या? नहीं है, बहुत साइंटिस्ट पढ़े हैं। साला जो ऑब्जर्व करते हैं उस पर कुछ ना कुछ नया लगा देते हैं, नया खोज लेते हैं। अब बताओ इस खोज में भी 2 साइंटिस्ट लोगों को क्या हुआ? क्या यार इसमें कुछ खोज करी जाए। तो खोज में खोज हो गई। और वो जो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गैल्वेनी और दूसरे का नाम था वोल्टा। तो इन दोनों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को खोज लिया। किसको खोज लिया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट is used to convert क्या? केमिकल एनर्जी formed in the redox reaction to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, समझ गए हो? ये जो रिडॉक्स रिएक्शन ऊपर हो रही थी, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, इन 2 साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकाला जाए। वो यूजफुल प्रोडक्ट क्या था कि यहां से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको, या यहां से जो केमिकल एनर्जी हम यूज कर रहे थे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वो जो कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस दोनों साइंटिस्ट ने देखा? गैल्वेनी एंड वोल्टा। इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक या वोल्टैक सेल। गैल्वेनिक एंड वोल्टैक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीनों नाम एक ही काम, झंडू बाम। अच्छा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टैक सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो है आपका डैनियल सेल। भाई सेल तो आप कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड को लेकर या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर बनाया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है डैनियल सेल। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो हम सेल पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, कि हम वो गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, कि हम वो डैनियल सेल पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को क्लियर कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक कॉन्सेप्ट है। क्या है वो? कि वो एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो गैल्वेनिक और वोल्टैक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक दूसरा नाम है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को खोजा, इसलिए उनका नाम गैल्वेनिक या वोल्टैक सेल से पड़ गया।
अब अगर आप पर्टिकुलर कंडीशंस लेते हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस क्या लेते हैं कि आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया और उसको ZnSO4 में डिप किया, और आपने दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और आपने उसको कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड में डिप किया, तो ये कंडीशन है कि यही लेना है और कुछ नहीं ले सकते आप। वैसा लेना चाहो तो ले लो, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यही चीज लेते हो तो वो डैनियल सेल के अंतर्गत आता है। डैनियल फिल क्या है? एक साइंटिस्ट है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उर्फ गैल्वेनिक सेल उर्फ डैनियल सेल। तो अब आपको यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा होगा कि यार व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, निचोड़ निकाल लिया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किस में डील करने वाली है? आइडिया लग गया होगा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with electrical energy and chemical energy या chemical changes। इतनी बात से आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि यार कहीं ना कहीं इस चैप्टर में सर बहुत सारा लोचा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का होने वाला है। तो जो चीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और आगे चल के आप इसका उल्टा भी पढ़ोगे। क्या उल्टा? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो होगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो भी आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। So just note down the basic introduction about the electrochemistry or the electrochemical cell, and then we will proceed further. Take a screenshot. मैं इसको हटाने वाला हूं, ठीक है। So let us now study the working of electrochemical cell. हेडिंग डाल लो भाई, क्या डालना है? वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये खींच दी हमने लाइन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले ना सस्ता सुंदर टिकाऊ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये एक बीकर बनाया, इधर दूसरा बीकर बना दिया। तुम लोग भी बनाओ बेटा, देखो नहीं ऐसे। इस बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया। सिमिलरली इस बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया। इस बीकर के अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो ZnSO4 का है। सिमिलरली मैंने यहां पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? डैनियल सेल। अभी मैंने आपको बताया था ये। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्या नाम है भाई? ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये वाला कॉपर इलेक्ट्रोड है। यानी कि जिंक को ZnSO4 में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। और ये दो हाफ सेल, इसको बोलते हैं एक हाफ सेल, इसको बोलते हैं दूसरा हाफ सेल। इन दो हाफ सेल्स को हमने एक्सटर्नल वायर के थ्रू, साथ में हमने यहाँ वोल्ट मीटर, एमीटर, जो भी आप बोल दो, उसको ज्वाइन कर दिया। और ये एक्सटर्नल वायर से ये दोनों हाफ सेल्स कनेक्ट कर दिए। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द एक्सटर्नल वायर विच कंटेन्स एमीटर और वोल्ट मीटर, एंड दिस एक्सटर्नल वायर इज कनेक्टिंग दीज टू हाफ सेल्स। अब इन दो हाफ सेल्स की बात करें तो यहां पर ये एनोड है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन बोले तो जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में। अब बेटा ये एक टेंडेंसी होती है। देखो मैंने आपको बताया
कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसी तरह एक अभी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ये देखोगे कि जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे की तरफ होता है। एक सीरीज होगी उसमें Zn ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दी कॉपर। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इट्स बाय कन्वेंशन। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। क्योंकि हमें पता था कि अगर हम जिंक और कॉपर में कंपैरिजन करेंगे तो जिंक ज़्यादा और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए मैंने Zn को एनोड की तरफ रखा ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। अब बच्चों जो ये Zn2+ हैं वो इस बीकर के अंदर आ रहे हैं। Zn2+, 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 ये सब बीकर के अंदर आ रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुए ये देखो कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? दे आर ट्रेवलिंग अक्रॉस द एक्सटर्नल वायर and they are reaching to the another end, they are reaching to the another half cell। क्योंकि इस रॉड में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो हम यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो एनोड है, ये एनोड, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो उसके कंपैरिजन ये कौन सा टर्मिनल होगा? जो हमने यहां पे कैथोड लिया है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अभी जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप जो पढ़कर आ रहे हो तो कई बच्चों के दिमाग में खुरपेची सूझ रही होगी या कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे सर हमने तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पढ़ा है और आप एनोड नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर बोथ अपोजिट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, यहां पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो पोलैरिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। एनोड विल एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, और क्यों हो रहा है वो आप यहां से देख पा रहे हो। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। और इधर क्या है? Cu2+, साथ में SO4 भी है क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है भाई। तो यहां पे इच्छुक होगा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मर रहा होगा ये तो कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो बेटा जब आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो रहा है, ये भाई इधर ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? ये आपका राइट हैंड साइड है। तो फिजिक्स में एक बड़ा छोटा सा रूल है कि बाय द कन्वेंशन द फ्लो ऑफ द करंट या द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये बात ध्यान रखिएगा कि करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? कॉपर से जिंक की तरफ। ठीक है, समझ गए ना? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द करंट। यानी कि हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपर जो होगा वो यहां पे हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे होगा, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो यहां जहां पे जिंक होगा ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब ये जो वर्ड आ रहा है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है इसके लिए जरा आपको सब्र रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अगर यहां पे मैंने हर चीज बता दी तो दिमाग में आपके हो जाएगा कंफ्यूजन, वो भी लॉट्स मतलब बहुत सारा। तो अभी आपने क्या बात समझी कि जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ जिसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल होकर यहां आए और कॉपर ने उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जिसके चलते हमको सर ये पता चला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो करंट यहां से यहां फ्लो करेगा।
क्या सर ये बात चलती जाएगी? क्या कुछ हमें ऑब्जर्वेशन भी दिखाई देगा? हाँ भाई, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे कि ये जो जिंक की रॉड है धीरे धीरे कमजोर होती लगेगी, धीरे धीरे पिघलने लगेगी। ठीक है, तो जब ये पिघलने लगेगी तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये पिघल रही है। ठीक है ना, क्योंकि Zn2+ आयंस नीचे जा रहे हैं। उसी तरह Cu2+ आयंस जो कि सॉल्यूशन में थे वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं कॉपर रॉड में। कैसे? ये मैं रिएक्शन लिखकर दिखाया है। Cu2+ टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर जस्ट डिस्चार्जिंग देमसेल्व्स इनटू कॉपर। तो कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि ये वाला रॉड जो है ये मोटा होने लगेगा, इट विल गेन दी वेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या तकड़ा ऑब्जर्वेशन किया आपने कि जिंक रॉड विल लूज सम वेट, लेकिन कॉपर रॉड विल गेन सम वेट। और वो क्यों हो रहा है आप अच्छे से देख पा रहे हो। अब भाई क्या ऐसा चलता रहेगा क्या? ना, कतई नहीं। क्या होगा बेटा, अब यहां पे पोलराइजेशन की स्थिति आने वाली है। पोलराइजेशन क्या होता है सर? देखो, हर चीज को बड़े ध्यान से समझना है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? जिंक आपका Zn2+ में नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो यानी कि एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसा स्थिति आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब इस वाले एंड पे बहुत सारा पॉजिटिव आ जाएगा, और एक ऐसा लम्हा आएगा जब यहां पे बहुत सारा नेगेटिव आ जाएगा। सर ये कैसे? देखो, यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव आ जाएगा, किसकी वजह से? भाई Zn2+ आपको दिख रहे हैं। यहां पे बहुत सारा नेगेटिव कैसे आ जाएगा? अरे भाई, जब Cu2+ यहां से खत्म हो रहा है और यहां पे एकत्रित हो रहा है, यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, तो ले देकर यहां पे बचेगा क्या? यहां पे तो सल्फेट आयंस बचेंगे ना खूब सारे फिर। और सल्फेट आयंस में क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा जब यहां पे खूब सारा पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पे जब खूब सारा नेगेटिव आ जाएगा तो ये सेल स्टॉप हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो यहां नीचे डुबकी लगाने से डरेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करने की अगर आएगा भी, सोचेगा भी, तो नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे डर लगेगा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। SO42- की वजह से इस बीकर के अंदर नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता। साथ ही में Zn2+ में भी ऑक्सीडाइज होना बंद कर देगा। अब इस चीज को दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके हैं। जिंक जानता है कि अगर मैं ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो मैं Zn2+ में कन्वर्ट होऊंगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होऊंगा। लेकिन पॉजिटिव तो ऑलरेडी यहां पे बहुत ज्यादा है ना, तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं कन्वर्ट हो सकता। ऐसा जिंक सोचेगा। जिंक क्या सोचेगा? बीकर के अंदर ऑलरेडी प्लस की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर मैं Zn2+ में कन्वर्ट हो गया तो मुझे रिपल्जन महसूस होगा, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन इसको दूसरे टर्म्स में भी समझ सकते हो कि यहां पे जो Zn2+ इतना ज्यादा हो जाएगा वो इस E- को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने पास रोका रहेगा, नहीं जाने देगा, ट्रैवल नहीं होने देगा इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक। समझ गए? तो दोनों तरीके हैं कि Zn2+ में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, या ये कह लो जो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे विल फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल नहीं होगा। भाई मेन जड़ क्या है? इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां ट्रेवल होना, तभी आपको करंट मिल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे है? ये जो आपने रिएक्शंस बनाई, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट मिल रहा है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां जाना रोक दिया जाए तो आपका करंट लुल, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एकदम बेकार।
और वो स्थिति कैसी हो रही है, वो स्थिति कौन उत्पन्न करवा रहा है? वो स्थिति करवा रहा है पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन? जहां पर यहां पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो रहा है और यहां पे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या करें सर? इसको उठा के फेंक डालें, रजनीकांत की तरह वहां पे छोड़ा है? रोबोट पिक्चर देखी होगी, वहां पे क्या करता है, उसको तोड़ता है, ताड़ता है, उस रोबोट को जाकर कहां फेंकाता है? कचड़े में। तो हम लोग भी सर इसके साथ ऐसा ही करें क्या? क्योंकि अभी तक तो एकदम झमाझम चल रहा था, अचानक से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से रिपल्जन्स, अट्रैक्शंस लग रहे हैं, जिसकी वजह से सेल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाह नहीं रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आना नहीं चाहेगा तो मजबूरन है करंट फ्लो नहीं होगा। तो भाई ऐसा निराश मत हो आप। आपको मैं एक चीज देता हूं, एक वरदान देता हूं। आजकल महाभारत रामायण इतनी चल रही है कि मेरा मन कर रहा है आपकी इस घोर तपस्या से। काहे की तपस्या करी आपने भैया? इतनी देर से सुन रहे हो, ये तपस्या ही तो है। तो मैं आपको एक वरदान देता हूं, उस वरदान का नाम है सॉल्ट ब्रिज। ऐसे डिटिश करते थे और एकदम से कोई ना कोई उनके हाथ में शस्त्र आ जाता है ना। आपने डिटिश किया, आपके यहां पे क्या आ गया? सॉल्ट ब्रिज आ गया। इस सॉल्ट ब्रिज के यहां क्या लगी होती है? कॉटन वूल लगी होती है। तो अब कुछ बातें करते हैं हम लोग किसकी बेटा? सॉल्ट ब्रिज की। और सॉल्ट ब्रिज की बात करने से पहले एक क्विक रिवीजन। क्या रिवीजन? कि भाई देखो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब आप सोच रहोगे कि सर जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपेयर अगर करें तो जिंक ज्यादा अच्छी टेंडेंसी शो करता है ऑक्सीडाइज होने की एज कंपेयर टू कॉपर की। और फिर फ्लो ऑफ करंट हुआ, इससे ये भी समझ में आया कि ये हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और ये लोअर पोटेंशियल में है, और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ये अनुमान लगाना कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करना है, दैट इज ऑल्सो गुड। यानी कि, और तुम्हें एक बात और बता दें, यानी कि ड्राइविंग फोर्स अगर कोई आपसे पूछे कि यार क्या ड्राइविंग फोर्स है, आखिर ये सेटअप करने पर तुम्हें करंट क्यों मिल रहा है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, तो कह देना EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स when no current is drawn, जब कोई करंट नहीं था। So what is the driving force behind this working, behind this spontaneous redox reaction? कि सर अपने आप ये जिंक लूज कर रहा है, वो गेन कर रहा है, that is the electromotive force। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। यहां पे जो आप कंसेंट्रेशन ले रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का, उनके बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू हाफ सेल्स will create this spontaneous redox reaction in which you will observe that zinc will tend to lose electrons and the copper rod will tend to gain the electrons. You may also learn this concept by a simple mnemonic known as alone. Now what does this alone is symbolizing over here? Kindly make a note of it. alone में बच्चों जो A है, ऐसा याद करने से आपका कभी कुछ गलत नहीं होगा। A मतलब एनोड है, L का मतलब वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, O का मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होता है, N का मतलब ये नेगेटिव होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। ठीक है? ए का मतलब एनोड, एनोड हाफ सेल है ये। एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था यहां पे, रिडक्शन हो रहा था यहां पे। एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या? ये नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं ना हम लोग, एनोड यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है। ई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है या निकलेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है। तो ये एक सिंपल न्यूमोनिक अगर याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी और आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और आप कभी गलती नहीं करोगे। आगे बढ़े भाई, आगे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है?
एक नई चीज जिसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज क्यों आया है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चलते चलते अचानक से मुसीबत आ रही है कि पॉजिटिव यहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, नेगेटिव यहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां रुक रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया सर तो हमारी बर्बादी हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा बर्बाद हो जाएगा। क्यों, पोलराइजेशन की स्थिति में। तो हमें सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है उसको फर्दर हमें बताने के लिए ये कुछ पोर्शंस को मिटाना पड़ेगा। तो काइंडली मेक श्योर कि मैं हट रहा हूं और आप इसके वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना लो। नोट्स बना लो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? इट इज द इन्वर्टेड यूट्यूब। यूट्यूब वो वाला नहीं जो आप देख रहे हो, यू ट्यूब, ठीक है। इट कंटेन्स inert electrolytes like KCl, KNO3, K2SO4, etc. with some gelatinous substance लाइक अगर क्या है, जेल की तरह है। जेल ही खाते हो ना आप, हाँ। तो वो क्या करता है, जब आप KCl, KNO3 या K2SO4 का कोई एक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक ले लोगे, इसके अंदर भरोगे, तो वो ऐसे लिक्विड के फॉर्म में बहे ना जाए, इधर ना बह जाए, इधर ना बह जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दो चीज प्रोटेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पे कॉटन वूल लगा देते हैं, तो ये डिफ्यूजन को रोकने में मदद कर देता है। साथ में हम चाहते हैं कि KCl टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस की मोबिलिटी भी बरकरार रहे, और साथ में ये सॉल्यूशन इधर से इधर ट्रांसफर ना हो जाए। उसके लिए हमें उसे थोड़ा सा थिक बनाना पड़ता है, मैंगो शेक की तरह या जेली की तरह। उसके लिए हमें एक सब्सटेंस लेना पड़ता है अगर जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी चीज के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो उसको थोड़ा सा थिक विस्कोसिटी का कर देगा, थोड़ा सा थिक कर देगा, हार्डिश कर देगा, ठीक है, जेली टाइप के फॉर्म में। तो अब हम इतना समझ गए हैं कि सर सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यूट्यूब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों को थोड़ा सा जेली फॉर्म में रखना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए, उल्टा पड़ा ना, गिर ना जाए। साथ में हम इंश्योर करते हैं कि कॉटन वूल्स भी लगा दें एट द एंड्स ऑफ दिस ट्यूब, सो दैट फर्दर मेक श्योर कि प्रिकॉशन ले लें कि हम लोग कोई भी सोल्यूशन को मिक्स ना करें। साथ में इसका फंक्शन क्या है, वाई वी आर टेकिंग दी सॉल्ट ब्रिज। बेटा देखो, अब इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है K+ और Cl-, वो जानबूझ के KCl टाइप का लिया या KNO3 टाइप का लिया है, क्योंकि KCl या KNO3 की आयनिक मोबिलिटी और इसका कह लो और अंग्रेज वाले टर्म में कि ट्रांसफर नंबर इक्वल होता है। देखो बच्चों, हमारी मेन दिक्कत ये आ रही थी कि यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव ज्यादा आ रहा था। हम वापस से न्यूट्रलाइजेशन चाहते हैं, हम वापस से चाहते हैं कि ये पॉजिटिव मर जाए और नेगेटिव मर जाए। उसके लिए हमने सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम जानते हैं कि KCl नाम का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या है, K+ और Cl-। तो क्या होगा, इसका ये K+ आयन इधर डिफ्यूज होगा, इधर भागेगा, और भागकर क्या करेगा,
यहां पे जो एक्सेस SO4 माइनस की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ था उसको मार देगा। जितने इक्विवेलेंट्स चाहिए होंगे उतने ही जाएंगे। अब जैसे SO4 माइनस है तो आप कह सकते हो कि 2K प्लस जाएंगे। सिमिलरली यहां पे Zn2 प्लस है तो यहां पे 2Cl माइनस जाएंगे, है ना। एक Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2Cl माइनस यानी कि 2 माइनस चार्ज जाएंगे ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो सके। दोनों का सेम स्पीड में जाना अनिवार्य है। क्यों? अगर K प्लस ने यहां पर जल्दी जाकर नेगेटिव को मार दिया तो यहां पॉजिटिव तो बरकरार रहेगा ना भाई, और अगर यहां पॉजिटिव बरकरार रहा तो जिंक का ऑक्सीडेशन नामुमकिन है। या ऐसा समझ लो कि अगर बच्चों Cl माइनस K प्लस से ज्यादा जल्दी जीत जाए और Cl माइनस यहां जल्दी आ जाए, Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज कर दे, तो भी दिक्कत है कि यहां से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहां आ जाएगा लेकिन फिर यहां अटक जाएगा क्योंकि यहां नेगेटिव होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट लेने की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उनकी आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस का इधर उधर घूमना या उनका जो ट्रांसफर नंबर है वो बराबर होना चाहिए। आयनिक मोबिलिटी या ट्रांसफर नंबर पे डिटेल में बातें आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि 0.5 दोनों की होती है क्या, आयनिक मोबिलिटी। यानी कि जितनी जल्दी और जितनी तेजी से K प्लस करके यहां पे भागेगा SO4 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतनी ही जल्दी उतनी ही तीव्रता से Cl माइनस भी करके भागेगा Zn2 प्लस के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और यदि ऐसा हुआ कि यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव इन लोग को न्यूट्रलाइज कर देंगे बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर से जीवित रहेगा। तो मतलब आप समझ रहे हो इसका मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या निकल कर आया। सॉल्ट ब्रिज का बेहतरीन सा जो फंक्शन है वो ये है कि इट मेंटेन दी electrical neutrality. It maintain the electrical neutrality in the two half cells. लिखते रहो मेरे साथ, सिर्फ देखो नहीं, भागो नहीं 1.5x या 2x में, आराम आराम से लिखो। It maintains the electrical neutrality, न्यूट्रल कर रहा है ना, in the two half cells by the exchange of ions। साथ में ये लाइन जरूर लिखना, विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन इससे नहीं रिएक्ट कर रहा या इसका सॉल्यूशन इसके पास नहीं आ रहा, एंड वाइसी वर्सा। दो सॉल्यूशंस को बिना इंटरमिक्स किए आयंस की फ्लो की वजह से, आयंस में जो चार्ज की फ्लो की वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन को पैदा कर रहा है और सेल दोबारा से चल पा रहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, इसलिए सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज कर रहे हैं। ये भी कह सकते हो कि ये एक इंटरनल सर्किट का काम कर रहा है ना। ये तो एक्सटर्नल सर्किट हो गया जो एक्सटर्नल वायर से था, ये एक इंटरनल सर्किट है जो बाद में काम आ रहा है करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। तो ये भी लिख सकते हैं दूसरा फंक्शन, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। इसका एक तीसरा और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या फंक्शन है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेगा, जो आपके सिलेबस में थोड़ा सा बाहर है, लेकिन आपको उसके बारे में जानना चाहिए। वो तीसरा फंक्शन है, इट रिड्यूसेस द या अवॉइड द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इस पर आप एक स्टार मार्क कर लो, इस पर हम बाद में बात करेंगे।
सोच लो ये एक फंक्शन था ही नहीं सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। इस पे हम बहुत जल्द आकर बात करेंगे, क्योंकि इस पे फिर से अगर हम घुस गए तो फिर से हम किसी और दूसरे डिटेल में घुस जाएंगे, ठीक। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जरा आप एक बार स्टार मार्क कर लीजिए और ये दो फंक्शंस को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ये सेल आपका आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम दिक्कत प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्या बात है, लोगों के जीवन में जब तक रहस्य ना हो, रस ना हो, जीवन में मजा ही नहीं है यार। तो भैया जीवन में मजा लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम पोटेंशियल को भेजेंगे, वोल्टेज को भेजेंगे। अब पोटेंशियोमीटर के थ्रू, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स के थ्रू, है ना, ज़्यादा फिजिक्स में हम नहीं घुसना चाहते हैं। आप बस सपोज कर लीजिए, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग सम E external means some potential we are applying on it। क्योंकि भाई देखो, जब यहां से कोई करंट मिल रहा था तो हमें कोई पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, और मैं असलियत में बताऊं तो जो डैनियल सेल की यहां पे जो आपको पोटेंशियल मिलती है वो 1.1 वोल्ट होती है। द मैक्सिमम वोल्टेज विच यू विल ऑब्जर्व in this electrochemical cell is equal to 1.1 volt। तो अगर हम E एक्सटर्नल कम रखते हैं E सेल से, E सेल मतलब 1.1 वोल्ट, हमारा सेल विल कंटिन्यू टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो हम एक्सटर्नल E दे रहे हैं उसे हम बराबर कर दें E सेल के, जो कि 1.1 वोल्ट है। भाई देखो, करंट हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा था, वोल्टेज हमें इस डायरेक्शन में मिल रही थी, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझो, हम अपोजिंग कर रहे हैं। ये जो E एक्सटर्नल है ये इस चीज को अपोज कर रहा है। तुम 1.1 इधर से आ रहे हो तो हम भी इधर से तुम्हें ताकत लगा रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो जितनी ताकत तुम हमें लगा रहे हो, मतलब 1.1 वोल्ट तुम हमको फेंक रहे हो, तो हम भी तुम्हें उल्टे डायरेक्शन में 1.1 वोल्ट फेंकेंगे, तो क्या होगा यार, सेल रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। तो यार सेल विल स्टॉप। तो कंडीशन याद रखना, कभी कभार पूछी जाती है, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द E एक्सटर्नल which is opposing the E cell becomes equal to 1.1 volt। Always remember that cell will stop। ठीक है, अब ये कंडीशन और है। So before moving on to the next condition, should I remove this what is salt bridge? आप नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कि जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन E सेल। तो क्या होगा, सेल विल कंटिन्यू टू वर्क बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and current will reversed। अभी करंट इधर से इधर आ रहा था, अब करंट एनोड से कैथोड जाएगा। अब करंट कहां जाएगा, एनोड से कैथोड जाएगा। अब हर चीज उल्टी होने लगेगी, और यही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Electrochemical cell has changed into electrolytic cell। तो फिर से ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछा जा सकता है, when you can say that electrochemical cell act as electrolytic cell, when the E external or the E opposing
मतलब जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो 1.1 वोल्टेज से, या जो भी सेल की वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, उससे ज्यादा दे रहे हैं। भाई 1.1 वोल्टेज इधर से आ रही है और आप कस के 1.5 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा ना यार। अब करंट इधर से इधर आ जाएगा। भाई 1.1 से इधर आ रहे थे, हम 1.5 से इधर आ रहे हैं, तो नेट डिफरेंस क्या है 0.4 का, तो 0.4 का करंट उधर जा रहा है यार। इसमें क्या इतनी कंफ्यूज वाली बात है? ऐसे करके देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके देख रहे हो। तो सेल विल कंटिन्यू टू वर्क बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट विल रिवर्स्ड। द करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दैट मींस ये काम कहां होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा, अभी हम पढ़ाने वाले हैं ना यार, कुछ टाइम रुक जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज चेंज्ड इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर हो गई बात? पक्का? ठीक है, चलिए अब और कौन सी बातें आपको याद रखनी है इसमें, वो ये है कि आपसे देखो इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आपसे ये नहीं कहेगा कि वर्किंग समझाइए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, बात को समझना आप। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा जिससे आपसे कहेगा कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सेटअप दे देगा, कहेगा बताओ इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताओ, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी आपको ऐसा लगे ना आपके जीवन काल में कि यार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़कर जाना है और कल केमिस्ट्री का एग्जाम है और उसमें वो आ रहा है, तो समझ जाना यार सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन तो जरूर करना है। इतना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये टकराता है। साथ में इस पर बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने कंडीशंस रखी थी कि एक्सटर्नल वोल्टेज अगर लगा दें, कम होगी तो क्या होगा, बराबर होगी तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। और ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेट ऑब्जर्वेशन यू आर कंक्लूडिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो नेट रिजल्ट तो ये होगा कि इक्विलिब्रियम, सीधी सीधी बात, इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां पे आपको कोई भी सेल ड्रॉ नहीं होगा, ना यहां से कोई ऑक्सीडेशन, ना यहां से कोई रिडक्शन। देयर विल बी सम स्टेज वेयर दिस थिंग विल स्टॉप डिसॉल्विंग एंड दिस थिंग विल स्टॉप डिपॉजिटिंग। सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल obviously it will reached. Before the equilibrium point, what we are going to observe is the fall in the current. वो कैसे पता चला? अगर मान लो हम यहां पे बल्ब लगा दें, एक बल्ब लगाया तो बल्ब की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? ये जो करंट मिल रहा है ये हमें कहां से कहां मिल रहा है, देखो जो हमें करंट मिल रहा है वो कहां से कहां मिल रहा है, कैथोड हाफ सेल से एनोड हाफ सेल से। कैथोड हाफ सेल से एनोड हाफ सेल की तरफ जब जा रहे हैं तब हमें करंट दिखाई दे रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही है। अब कैथोड के अंदर क्या क्या पड़ा है, Cu2 प्लस और SO4 माइनस। इन आयंस के फ्लो की वजह से ही तो हमें कंडक्शन पॉसिबल है। भाई बचपन में पढ़ा होगा यार फिजिक्स में कि कंडक्शन किस वजह से होता है। अगर मेटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आयंस के फ्लो की वजह से होता है। यहां पर क्या आयंस है, एक तो Cu2 प्लस है और एक SO4 माइनस है। तो भैया जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बीत रहा है, कंसेंट्रेशन या क्वांटिटी ऑफ Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस आर डिक्रीजिंग। कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताओ? तुम्हारा Cu2 प्लस यहां पे डिपॉजिट होता जा रहा है तो Cu2 प्लस खत्म हो रहा है। SO4 माइनस जो बच रहा था वो K प्लस, जो कि सॉल्ट ब्रिज का K प्लस है, वो यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो बेटा समय बीतता जाएगा तो तुम ये देखते जाओगे कि Cu2 प्लस जहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, SO4 माइनस इस K प्लस की वजह से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी थी, जो कंसेंट्रेशन था Cu2 प्लस आयंस का और SO4 माइनस आयंस का, वो कम होता जाएगा। अब बच्चों जब आयंस ही नहीं होंगे तो आयंस का फ्लो नहीं होगा।
आयंस का फ्लो नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा, यानी कि धीरे 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 इट विल टेंड्स टू स्टॉप ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, है ना, बहुत एकदम धीमे धीमे बत्ती रोशनी दिखाई देगी। नेक्स्ट आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सेल रिएक्शन, राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। क्या हो रहा था, जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, दोनों को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो क्या बचा, जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर के आयंस जो कि एक्वस फॉर्म में थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो कभी भी कोई भी आपको दूसरा हाफ सेल भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये डेनियल सेल ही दिया जाए, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दे तब भी आपको क्या करना है, आपको एनोड हाफ सेल लिखनी है, आपको कैथोड हाफ सेल लिखनी है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, दोनों को मिला देना है, ऐड कर देना है और आपको ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट और एक बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल 1 नंबर के लिए फिर से जो पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। क्या पूछेंगे बेटा, या तो पूछेगा सेल नोटेशन या पूछेगा सेल रिप्रेजेंटेशन। तो एक लाइन में आपको इस पूरे सेल को समझाना है या सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, तो आप जानते हो कि एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। इस डेनियल सेल की बात करें तो एनोड क्या था, जिंक जो कि एक सॉलिड रॉड थी, वो कहां पे ऑक्सीडाइज हो जाती है Zn2 प्लस में, और एक्वस लिखेंगे ये बीच में आता है यहां पे सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर Cu2 प्लस आयंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू दी कॉपर सॉलिड फॉर्म। तो दिस इज दी सेल रिप्रेजेंटेशन इन दी 1 लाइन। और बच्चों इसका बहुत महत्व है, ये काफी पूछा जाता है, बात को ध्यान रखना, अच्छे से गांठ बांध लेना। ये जो सिंगल डैश मैं यूज कर रहा हूं ये किसके लिए है, ये फेस चेंज के लिए है। फेस चेंज मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड से एक्वस या एक्वस से सॉलिड। तो ये जो सिंगल लाइन है मैंने यूज करी है ये फेस चेंज के लिए है। और ये जो डबल लाइन है, ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज। हमेशा एनोड वाली चीज जो ऑक्सीडाइज्ड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, कैथोड वाली चीज जो कि रिड्यूस हो रही है वो हमेशा राइट हैंड साइड रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जाओ वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो यार। कभी कभार हम लोगों को एक बार में एक चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें थी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझने के लिए, कंसेप्ट वाइज हो चाहे मेमोरी वाइज, उसको याद करने के लिए भी बहुत सारी चीजें थी। तो बेटा आई रिकमेंड, अगर आपको ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है या कुछ लोचा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जाओ ना यार, दोबारा मेहनत करो, दोबारा से समझो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातियां, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स और भी ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। टाटा।